वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पंचतंत्र और हितोपदेश का परिचय देते हुए उपदेश कथा के रूप में उनका महत्व। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कथा को उपदेश का एक सशक्त माध्यम माना गया है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है, जिसकी रचना प्रायः पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास मानी जाती है। पंचतंत्र की रचना का मुख्य उद्देश्य एक राजा के जड़ बुद्धि, अविनीत, उच्च श्रृंखलन और मूर्ख राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा देना था। पंचतंत्र भी, जिसकी परिणति कथाओं का एक संकलन है और प्रत्येक प्रकरण में परस्पर गुंफित अनेक कथाएं हैं जो प्रायः एक ही विषय का प्रतिपादन करती है, तथा इसकी एक मुख्य विशेषता पशु पक्षियों की कथा होना है। इनमें पशु पक्षी मनुष्य के समान ही आचरण करते हैं और भाषा भी मनुष्य के तरह ही बोलते हैं, किंतु बाल मन इसमें कोई असंगति नहीं देखता, क्योंकि वह कथा के मध्य में यह नहीं पूछता कि ऐसा कैसे हुआ, बल्कि वह तो यह पूछता है कि फिर क्या हुआ, क्योंकि अविश्वास जैसी भावना बाल मन में प्रायः नहीं होती है। बच्चों के मन का यह कौतूहल तत्व ही कथा को आगे बढ़ाता जाता है, परंतु उसकी प्रत्येक कथा का एक प्रयोजन है, इसलिए उनमें कथा गौण है तथा प्रयोजन तत्व की ही प्रधानता है। अतः यह भी कथा के विकास का एक चरण सिद्ध होता है, जो वर्णन की सृजनात्मकता के समानांतर अग्रसर होता है। पंचतंत्र में केंद्रीय कथा प्रायः पशु या पक्षी से संबंध है, जिसके पात्रों को कथक बनाते हुए परत दर परत अन्य कथाएं सुनाई जाती है। उपदेशों में बच्चे रुचि नहीं रखते और विष्णु शर्मा इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वह पशु पक्षियों से संबंध कथाओं को कौतूहल से युक्त कर उसमें शिक्षा के तत्व को भर देते हैं। 6 महीने बीतते बीतते कथा तो यद्यपि समाप्त हो जाती है, परंतु राजनीति और व्यवहार नीति के उपदेश सदा के लिए राजकुमारों के मन पर अंकित हो जाते हैं, जिससे प्रायः कथाकार को कथा की उपयोगिता का पता चल जाता है। अतः इस प्रकार कथा के परवर्ती विकास में कथाकार का यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हितोपदेश को प्रायः पंचतंत्र का एक स्वतंत्र निरूपण और प्रस्तुतिकरण माना जाता है, तथा इसके लेखन का समय भी सुनिश्चित नहीं है। यद्यपि संस्कृत पाठ में दी गई पुष्पिका के अनुसार इसके रचयिता नारायण पंडित है, जो किसी धवल चंद्र नामक राजा के राजाश्रित पंडित या उनके गुरु थे। यद्यपि कुछ स्तोत्र
उनका समय 12वीं शताब्दी और कुछ अन्य स्तोत्र सन 1675 ईस्वी बताते हैं, किंतु यह केवल अनुमान मात्र है। पंचतंत्र के समान ही इनकी रचना भी गद्य पद्य का मिश्रण है और इसमें भी प्रधानतः उपदेश कथाओं का ही संकलन है। पंचतंत्र के अनुरूप ही इनमें भी किशोर राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार नीति के अनेक उपदेश विभिन्न कथाओं के माध्यम से दिए गए हैं। नारायण पंडित ने भी स्वीकार किया है कि हितोपदेश की रचना का वास्तविक उद्देश्य किशोरों को व्यवहार नीति की शिक्षा देकर एक प्रकार से जिम्मेदार युवक के रूप में अपना जीवन व्यतीत योग्य बनाना है। इसके अलावा राजनीति के अंतर्गत युद्ध और संधि जैसे कार्य में होने वाले सहायकों के चमन में बरती जाने वाली विभिन्न नीतियों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यद्यपि ये बातें पंचतंत्र में भी विद्यमान है, परंतु पंचतंत्र की अपेक्षा में हितोपदेश की शैली सरल और रोचक है। अतः कथ्य और संरचना में अत्यधिक समानता होने पर भी हितोपदेश को पंचतंत्र की तुलना में ज़्यादा व्यवहारिक माना जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना पंचतंत्र और हितोपदेश का परिचय देते हुए उपदेश कथा के रूप में उनका महत्व। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।